Hello everyone. So let us discuss the practical portion of reconciliation statement. इसके पहले वाली वीडियो में हमने reconciliation statement का मीनिंग और इसके कॉजेस पढ़े थे कि reconciliation statement क्या होता है और इसमें क्या क्या रीजंस की वजह से हमें reconciliation statement बनानी पड़ती है। तो बेसिकली मैंने आपको वहाँ भी बताया था reconciliation statement हम बनाते हैं क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कॉस्टिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो उसको मैच करने के लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे आपने कभी पहले 11th में या आपने कभी पहले टॉपिक पढ़ा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये उसी के तरीके होता है। वहाँ पर हम पासबुक और कैश बुक को मैच करते थे। यहाँ पर हम विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस जिसके कारण हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बुक्स में प्रॉफिट्स या लॉस में जो वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। बट इस वीडियो से पहले आप इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखना, उससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए, मैंने कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन यहाँ लिख ही दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट ऑफ बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स दो दिया हुआ है, मतलब ये कॉस्ट बुक्स की फिगर्स हैं और ये फाइनेंशियल बुक्स की। अब यहाँ पर हमारे को जो दिया हुआ है प्रॉफिट 50,000 कॉस्ट बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स का हमें निकालना है। मार्केटिंग ओवरहेड्स, इसमें भी 8,000 का खर्चा है, इसमें भी 8,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कॉस्ट बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते तो डैश, फाइनेंशियल बुक्स में 5,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,500 7,000। डायरेक्टर फीस कॉस्ट बुक्स में कहीं नहीं आती तो डैश यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2,000 यहाँ पर फाइनेंशियल बुक्स में। इनकम टैक्स डैश 15,000। रेंट ऑफ ओन प्रीमिसेस 6,000 कॉस्ट बुक्स में, फाइनेंशियल बुक्स में हमने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट बुक्स में हमने चार्ज किया वो है 11,250 और फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन 12,000 दिया हुआ है। शेयर ट्रांसफर फीस ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये फाइनेंशियल बुक्स में इनकम साइड पे आई होगी, तो कॉस्ट बुक में डैश वो नहीं आई और फाइनेंशियल बुक में 1,000। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कॉस्ट बुक में हमने 5,000 चार्ज किए हैं और फाइनेंशियल बुक्स में हमने 8,000 चार्ज किए हैं। तो बेसिकली देखिए, अब जैसे इसमें तो हमें कॉस्ट बुक्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट हमें निकालना है, लेकिन आप जब आगे एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है दोनों के प्रॉफिट्स गिवन हो, लेकिन हो सकता है कॉस्ट बुक में प्रॉफिट 50,000 है, फाइनेंशियल बुक्स में हो सकता है 55,000 या 45,000, इस तरीके से आ रहा होगा। तो दोनों बुक्स में डिफरेंस क्यों आता है? बिकॉज ये जो भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस और इनकम है, ये बेसिकली क्या होते हैं, दोनों बुक्स में अलग अलग ट्रीटमेंट। किसी में हम माइनस करते हैं, किसी में हम माइनस नहीं करते। तो अब मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब आप यहाँ याद रखिए, हमें किसका प्रॉफिट दिया हुआ है? कॉस्ट बुक्स का। तो हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 3 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। कुछ बुक्स में ऐड और माइनस लेस करके ऐसे भी दिखाया हुआ है, बात वही है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ईजी फॉर्मेट है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहली पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो कितनी दी हुई है? 50,000। अब प्लीज आपको एक चीज याद रखनी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं या इनकम है जो फाइनेंशियल बुक्स में प्लस हुई होगी या माइनस हुई होगी, हम वो करेंगे। तो बेसिकली मतलब क्या है, अब हमें कॉस्ट अकाउंट से फाइनेंशियल अकाउंट्स की वैल्यू से मैच कर रहे हैं। तो अगर वो फाइनेंशियल अकाउंट में कोई आइटम प्लस हुई होगी तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे। अगर कोई आइटम वहाँ पर माइनस हुई होगी या कोई पर्टिकुलर एंट्री है वो वहाँ पर फाइनेंशियल बुक्स में, मान लीजिए हमने माइनस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंस होगा, तो अगर वो फाइनेंशियल बुक्स में माइनस हुई होगी तो हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो बेसिकली जब कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वैल्यू निकालते हैं, तो व्हाट विल डू इज, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जो फाइनेंशियल बुक्स में हुआ होगा हम वही यहाँ पर करेंगे। वही यहाँ पर करेंगे मतलब अगर फाइनेंशियल बुक्स में वो खर्चे के तौर पे हमने माइनस किया होगा तो हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे। अगर वहाँ इनकम बन के आया होगा तो हम भी प्लस करेंगे। तो लेट अस सी कैसे, एक एक एंट्री मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट ये कर दिया हमने। मार्केटिंग ओवरहेड, कॉस्ट बुक्स में भी 8,000 का खर्चा, फाइनेंशियल बुक्स में भी 8,000 का खर्चा। इसका मतलब इस एंट्री से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये अमाउंट सेम है। अब आ जाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कॉस्ट बुक में डैश है, फाइनेंशियल बुक में 5,000 है। आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक तरह से हमारा लॉस होता है।
तो हम फाइनेंशियल बुक्स में जब भी बैड डेट वाली एंट्री करते थे, हम प्रोविजन को बेसिकली क्या करते थे, प्रोविजन को माइनस करते थे। तो इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स में ये प्रोविजन डेटर्स में से माइनस हुए होंगे। कॉस्ट बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। जब फाइनेंशियल में अगर ये माइनस हुआ है तो हमें कॉस्ट बुक से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 5000 माइनस क्यों किया, क्योंकि जब फाइनेंशियल बुक्स में वो माइनस हो रहा है तो हम कॉस्ट अकाउंट से फाइनेंशियल बुक्स का ट्रीटमेंट निकाल रहे हैं। तो मतलब जो फाइनेंशियल बुक्स में जो हुआ होगा हम वो ही कॉस्ट अकाउंट की बुक में करेंगे, ताकि हम दोनों का प्रॉफिट मैच कर सकें। तो कहने का मतलब है ये प्रोविजन फाइनेंशियल बुक्स में माइनस होता है तो हम भी यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर आ जाइए फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप चेक कीजिए, ओवरहेड मतलब खर्चा है ये हमारा। कॉस्ट बुक्स में मैंने 8500 माइनस किया है, जबकि फाइनेंशियल बुक्स में 7000 ही माइनस हुआ है। इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा जो है कम माइनस हुआ है और हमने कॉस्ट बुक्स में खर्चा क्या करा हुआ है, ज्यादा माइनस किया हुआ है। तो हम फाइनेंशियल बुक से मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्ज। हमने चार्ज ज्यादा कर दिया। अब आप कहेंगे हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में वो खर्चा कम माइनस किया है और जबकि हमने कॉस्ट बुक्स में वो खर्चा क्या करा है, ज्यादा, और हम फाइनेंशियल से मैच कर रहे हैं। हमने कितना खर्चा ज्यादा माइनस किया, 1500, तो मैं 1500 कॉस्ट बुक्स में प्लस कर दूंगा। क्यों प्लस किया, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा 7000 का माइनस हुआ है, जबकि मैंने ये कॉस्ट बुक्स में खर्चा कितना कर दिया, 8500, तो मैंने 1500 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए। तो हम कॉस्ट प्रॉफिट से फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, तो जो फाइनेंशियल बुक्स में हुआ होगा हम वो कर रहे हैं। डायरेक्टर की फीस पे की फाइनेंशियल बुक में माइनस हुआ होगा क्योंकि खर्चा है, यहाँ पर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस डायरेक्टर्स फीस। आप थोड़ा सा बस ये याद रखना, जो फाइनेंशियल बुक्स में माइनस हुआ होगा हम माइनस करेंगे, जो प्लस हुआ होगा वो प्लस करेंगे। तो डायरेक्टर फीस कितनी है, 2000। फिर इनकम टैक्स पेड, यहाँ पर कुछ नहीं है, पे मतलब खर्चा हुआ, तो फाइनेंशियल बुक्स में 15000 रुपए माइनस हुए, खर्चे थे, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस इनकम टैक्स पेड 15,000। देन रेंट ऑफ ओन प्रेमिसेस, मैंने खर्चा पे किया। जनरली मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, ये नोशनल एक्सपेंस होता है हमारा या नोशनल रेंट। मैंने कॉस्ट बुक्स में 6000 का खर्चा माइनस करके दिखाया हुआ है। क्या फाइनेंशियल बुक्स में वो माइनस हुआ है, नहीं। तो फाइनेंशियल से मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने खर्चा दिखाया है इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल में ये खर्चा माइनस नहीं हुआ, तो मैं इसको माइनस नहीं करूंगा, मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। कॉस्टिंग बुक्स में रेंट ऑफ ओन प्रीमाइसेस कितना आ गया, ये 6000। तो आपको प्लीज सिंपल यही याद रखना है, अगर कोई चीज फाइनेंशियल बुक्स में माइनस हुई होगी तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर कोई फाइनेंशियल बुक्स में प्लस हुई होगी तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है। फिर आ जाइए डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए, यहाँ पर माइनस हुआ है 11250, जबकि फाइनेंशियल बुक्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा माइनस हुआ है। कितना ज्यादा है, 750 रुपीज है। तो मतलब फाइनेंशियल बुक्स में खर्चा ज्यादा माइनस हुआ, हमने कम माइनस किया हुआ है, तो हमें और माइनस करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो कितना आ जाएगा, 750 माइनस, क्योंकि फाइनेंशियल बुक्स में ज्यादा माइनस है। शेयर ट्रांसफर फी, देखिए यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, तो जब भी क्रेडिट लिखा होता है इसका मतलब वो हमारी इनकम होती है। तो क्या ये इनकम कॉस्ट बुक्स में दिखाई है हमने, कहीं नहीं, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में 1000 रुपीज लिखे हुए हैं, तो क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स में ये वाली इनकम हुई होगी हमारी। तो इसका मतलब इनकम से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो हमने वहां पर उसको प्लस किया होगा इनकम को। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस शेयर ट्रांसफर फी। तो ये हमारा कितना आएगा, 1000। और लास्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच के बताइए क्या होगा इसमें। कॉस्टिंग बुक्स में हमने 5000 माइनस किया है, जबकि फाइनेंशियल बुक्स में 8000 माइनस हुआ है। तो फाइनेंशियल बुक्स में कितने से खर्चा ज्यादा माइनस हुआ है, 3000। और हम फाइनेंशियल से ही मैच कर रहे हैं, कॉस्ट से हम किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, फाइनेंशियल का। तो हम फाइनेंशियल में जो हुआ होगा वो करेंगे।
तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3000 ज़्यादा माइनस हुए वहाँ पे। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना, हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है। इसका टोटल आप करेंगे तो ये आएगा 58,500 और इसका टोटल आप करेंगे तो आपको आएगा 25,750। तो कहने का मतलब क्या है, प्लस साइड ज़्यादा है माइनस साइड कम है, तो सिंपल आप इसका डिफरेंस लिख देंगे 58,500 माइनस 25,750, तो ये आएगा 32,750 से ज़्यादा आ रहा है प्लस साइड, तो मैंने प्लस साइड पे लिख दिया। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। तो इसका मतलब फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से कितना प्रॉफिट हमारा आ रहा है, दैट इज 32,750। ये हमारा ये आ गया और ये हमारा क्या था, यहाँ पे टोटल था, ठीक है। तो आप ये चीज चेक कीजिए, इसमें मैं क्या आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर फाइनेंशियल बुक्स में कोई खर्चा माइनस हुआ है और हम कोशिश ये करना, आप हमेशा कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालो। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर फाइनेंशियल बुक्स में कोई चीज़ प्लस हुई है तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे, अगर कोई चीज़ माइनस हुई है तो हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे। और दूसरी बात कि कई बार खर्चा आपको चेक करना है कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप इससे आपको एक मेजॉरिटी आइडिया क्लियर हो गया होगा कि टॉपिक क्या कह रहा है। अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। Now see, we have question number 2 for this video. From the following figures, prepare reconciliation statement. Net loss, इसमें लॉस दिया हुआ है as per financial records. Net loss as per costing record. तो अब देखिए दोनों हमें दिए हुए हैं। जब पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें फाइनेंशियल का प्रॉफिट या लॉस नहीं गिवन था, इसमें दोनों का गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना कॉस्टिंग के प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और वही करेंगे। अगर फाइनेंशियल में कोई चीज़ प्लस हुई होगी तो हम भी प्लस करेंगे, और फाइनेंशियल में कोई चीज़ माइनस हुई होगी तो हम भी माइनस करेंगे। वहाँ पर हमें आंसर नहीं पता था, लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमें, जब हम ये प्लस माइनस करेंगे तो फाइनेंशियल का हमें लॉस गिवन है, तो जो भी हम प्लस माइनस करेंगे उसके बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि हम इस वाली वैल्यू से, मैं यहाँ पर कैसे स्टार्ट करूँगा, मैं ऐसे स्टार्ट करूँगा नेट लॉस एज पर कॉस्टिंग से ही। मैंने आपको बताया ना कॉस्टिंग से ही शुरू करो, आपको सिंपल लगेगा। फिर एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, लॉस है तो नेगेटिव साइड पर जाएगा, 1,72,400। तो अब मैं ये जितनी भी एंट्रीज हमें गिवन होंगी, इसके बिहाफ पर जब हम सारी एंट्री करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल का लॉस इतना आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे क्यों नहीं पहचान पाई, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, हमें गिवन नहीं था। तो गिवन होगा तो आपके लिए तो और आसान है। अब यहाँ देखिए, वर्क ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग। अंडर अब्जॉर्ब का मतलब क्या है, हमने कॉस्टिंग में अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, हमने कॉस्टिंग में कम रिकवर किया, जबकि फाइनेंशियल में इसका मतलब ज्यादा खर्चा लगा होगा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में कम खर्चा लगाया। अंडर का मतलब होता है कम, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वर्क माइनस लिख देंगे यहाँ पे, वर्क ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड या अंडर रिकवर, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। तो ये माइनस हो जाएगा कि कॉस्टिंग में खर्चा कम है जबकि फाइनेंशियल में ज़्यादा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, मतलब ये हमें किसका फिगर गिवन है कि भाई हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है उसमें ज़्यादा खर्चा दिखा दिया। ये कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानेंगे तो इसका मतलब आपने कॉस्टिंग में खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, फाइनेंशियल में खर्चा क्या होगा, कम। तो हमें उससे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। हम क्या लिखेंगे, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, रिकवर्ड एक्सेस। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्टिंग। तो आप चेक कीजिए, फाइनेंशियल में जो डेप्रिसिएशन है वो 11,200 का है और कॉस्टिंग में जो डेप्रिसिएशन है 12,500 का है। तो मतलब आपने कॉस्टिंग में एक तरह से 1,300 रुपये का खर्चा ज़्यादा दिखाया है, जबकि फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम है और कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, ज़्यादा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा माइनस कर दिया, तो इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट और कम कर रहा होगा, तो हमें ऐड करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज 1,300 रुपये।
ये थोड़ी बहुत लाइंस ना आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कॉपी करनी है। या आप यहाँ पे लिख दो डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। फिर इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्टिंग, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव मतलब जनरली आपको दिख रहा है ये फाइनेंशियल में की ट्रांजेक्शन है, तो इसका मतलब ये वहां तो रिकॉर्ड हो गई होगी, लेकिन कॉस्टिंग में हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हम क्या करेंगे प्लस इंटरेस्ट रिसीव, जब फाइनेंस में वो ऐड हो गई फाइनेंशियल बुक्स में, तो हमें कॉस्ट बुक में भी ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज 8000। देन ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लॉस चार्ज किया तो मतलब फाइनेंशियल में माइनस हुआ होगा, तो ये बोल रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हुआ, इसका मतलब कॉस्टिंग में आपने माइनस नहीं किया, तो आप क्या लिखेंगे ऑब्सोलेसेंस लॉस कितना है 5700, तो माइनस हो जाएगा। देन इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फाइनेंशियल में से इनकम टैक्स माइनस हुआ है, तो हमें कॉस्ट में से भी क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ताकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मैच कर सकें। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मैंने आपको बताया जब भी क्रेडिट होता है फाइनेंशियल बुक्स में, इसका मतलब वो इनकम होती है प्लस हुआ होगा, फाइनेंशियल बुक्स में प्लस हुई है, तो हमें कॉस्ट बुक्स में भी क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड या बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो 750 प्लस। फिर लास्ट दो एंट्री आ गई, स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, सेम क्रेडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल बुक्स में मतलब इनकम है, तो प्लस स्टोर एडजस्टमेंट्स, दैट इज कितना 475। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन टू स्टॉक चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स, तो डेप्रिसिएशन स्टॉक पे हमने चार्ज किया, तो मतलब हमने माइनस किया होगा, चार्ज लिख रहा है चार्ज मतलब हम माइनस करना, तो माइनस फाइनेंशियल बुक्स में माइनस हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट बुक्स में भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज टू स्टॉक, सिंपल लिख देते हैं हम इसको, दैट इज 6750। तो आई होप सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगेन अब हम टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, ये आएगा 12,225, और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 2,28,270। अब आप देखो साफ दिख रहा है नेगेटिव साइड ज़्यादा है पॉजिटिव साइड कम है, तो आप क्या लिखेंगे नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक्स 2,28,270 में से ये वाली वैल्यू आप माइनस कर दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको वैल्यू मिलेगी 2,16,045 रुपये, यही वाली वैल्यू आएगी, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना 2,16,045, तो यही आ रही है, और यही आपका आना चाहिए। अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही कैलकुलेशन से, इसका मतलब आपने ऊपर कोई एंट्री गलत की है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, आपको नेक्स्ट वीडियो भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में मिलेगी, बट वहाँ पर मैंने एक और अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जो है हमारा बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का। इन क्वेश्चन पे मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, इसमें मेरा मेन पॉइंट था कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, हम कॉस्टिंग के प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, और फिर हम चेक करेंगे कि हम इसमें ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो दोनों अकाउंटिंग में डिफरेंस लेकर आ रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में। तो जब हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी जो बुक्स हैं किससे मैच कर रहे हैं, फाइनेंशियल बुक्स से। अगर कोई चीज़ फाइनेंशियल बुक्स में प्लस हुई होगी तो हम भी प्लस करेंगे, अगर कोई माइनस हुई होगी तो हम भी माइनस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए रहता है बिकॉज अल्टीमेटली वही तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। मान लीजिए फाइनेंशियल में प्रॉफिट आपने लॉस माइनस कर दिया, तो उसका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, और कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि आपने वहाँ माइनस नहीं किया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये फॉर्मेट मुझे सबसे इजी लगता है। कुछ बुक्स में कैसे किया हुआ है, नेट लॉस ऐसे लिखा, ऊपर सारी प्लस की आइटम्स लिख दी, नीचे सारी माइनस की आइटम्स लिख दी। उसमें कई बार क्या होता है, स्पेस का कॉन्स्टेंट आ जाता है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ये सिंपल फॉर्मेट, जैसे जैसे एंट्रीज दी हुई हैं हमने वैसे वैसे एंट्रीज कर ली, प्लस है तो इस तरफ लिख दी, माइनस है तो इस तरफ लिख दी। फॉर्मेट कोई भी गलत नहीं है, बट दिस इज आई बिलीव इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू prepare reconciliation statement. I hope the concept is clear to you. Please like and subscribe and share with your friends, and also comment if you have understood the concept. Thank you.